फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, देन यू कैन नॉट बिकम एन ऑफिसर और इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप। एंड व्हेन आप जब ऑफिसर्स की बात करोगे तो इंडियन ऑफिसर्स आर मोर प्रोडक्टिव। वेजिटेरियन सरवाइव कर पाते हैं? रैगिंग होती है शिप पे? It is, you cannot talk about politics on ships, you cannot talk about religion on ships. No, I cannot arrest anyone. In fact, I can get arrested. China में काफी सारे इंडियंस जेल में हैं. You are on a ship and the boy's instructions comes. Okay, Captain, your next port is Norfolk. Proceed to US. Captain को फट जाती है. ऑलराइट, वेलकम बैक ऑन शून्य। शून्य पे आज हमारे साथ इंडियन मर्चेंट नेवी के कप्तान कैप्टन राजेश कुमार तिवारी आज हमारे साथ हैं। शून्य पे हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने ज़ीरो से अपने जर्नी की शुरुआत की है, बिकॉज दे नो इट ऑल। इन्होंने सारी स्ट्रगल्स फेस की होती हैं और ये अपने एक्सपीरियंस से आपको कई ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए शून्य को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ शून्य क्लिप्स और शून्य शॉर्ट्स के भी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे पार्ट्स हम उन चैनल्स पे अपलोड करते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन। हाय सर, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों को। Okay. First of all, thank you so much, Saugat, for inviting me to your podcast. एंड ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। अब तक मैं सिर्फ रील्स पे देखते आया हूँ, बट इस कुर्सी पे आज तुमने पहली बार मुझे मौका दिया है बैठने का। सो डेफिनेटली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव सीन इन दिस 12 years। सो मेरा नाम कैप्टन राजेश कुमार तिवारी है और मैं एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट के साथ सेल कर रहा हूँ। आई हैव बीन कैडेट विद देम, देन थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड अभी कैप्टन के पोस्ट पे मैं सेल कर रहा हूँ। और शिप्स काफ़ी तरह के होती हैं। देयर आर टैंकर्स, देयर आर गैस कैरियर्स, देयर आर बल्क कैरियर्स, देयर आर कार कैरियर्स। बट मेरा जो शिप टाइप है दोज आर VLOCs विच इज़ अ बल्क कैरियर क्लास। बल्क कैरियर क्लास में जो सबसे बड़ा शिप्स का साइज होता है वो होता है VLOCs विच आर नोन एज अ वेरी लार्ज ओर कैरियर शिप्स। कार्गो शिप्स? Yes, I'm a captain on a cargo ship. ये शिप्स आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं? No, मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट। बिकॉज जब आप जूनियर रैंक्स पे रहते हो सो यू आर स्पेशलाइज्ड इनटू सर्टेन टाइप ऑफ शिप्स। चाहे आपको केमिकल टैंकर का स्पेशलाइजेशन मिले, चाहे आपको कार कैरियर का स्पेशलाइजेशन मिले, ऑयल टैंकर्स मिले, गैस कैरियर्स मिले, तो जिस कैटेगरी में आप अपनी जर्नी चालू करते हो उसी जर्नी में आप कंटिन्यू करते हो। और अगर आपको चेंज करना है तो जब तक आप चीफ ऑफिसर नहीं बनते हो उससे पहले आप चेंज कर सकते हो। बट एक बार आप चीफ ऑफिसर बन गए उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। देन यू हैव टू कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ शिप्स ओनली। मर्चेंट नेवी में किसी भी इंसान की शुरुआत कैडेट लेवल से होती है? मर्चेंट नेवी, नाउ व्हेन यू स्पीक अबाउट मर्चेंट नेवी, सो पहले तो इसको कैटेगराइज करते हैं। मर्चेंट नेवी इज़ अ कमर्शियल नेवी। कमर्शियल नेवी है, और अगर आसानी भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया इज़ नॉट इंडियन एयरफोर्स। सिमिलरली मर्चेंट नेवी इज़ नॉट रॉयल नेवी। सो दीज आर ऑल कमर्शियल शिप्स, बट जस्ट लाइक एविएशन पायलट्स, our exams and everything is regulated by the Director General of Shipping. So there are two branches: Director General of Shipping, which looks after our certification, and Director General of Civil Aviation. It looks after the certification of the airline pilots. So एक जहाज पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। There are engineers, there are officers, and then there are non-officers. So अगर आप ऑफिसर में अपनी जर्नी चालू करते, अल्टीमेटली यू बिकम अ कैप्टन समडे। सो आपकी जर्नी एज अ डेक कैडेट से चालू होती है। आप पहले डेक कैडेट बनते हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं जहाज पे, एंड उसके बाद आप अपने एग्जाम्स क्लियर करते हैं। देन यू बिकम थर्ड ऑफिसर, यू बिकम सेकंड ऑफिसर, एंड यू बिकम चीफ ऑफिसर, एंड अल्टीमेटली वन डे यू बिकम द कैप्टन। आप अगर इंजीनियर बनते हैं तो अगेन यू बिकम इंजन कैडेट फर्स्ट, एंड देन यू बिकम फोर्थ इंजीनियर, you become third engineer, second, and ultimately you become chief engineer. So chief engineer is the head of the engine room,
एंड कैप्टन इज़ द ओवरऑल कमांड ऑफ द वेसल। और नॉन ऑफिसर्स की अगर बात करें तो आपकी जर्नी चालू होती है एज अ जीपी रेटिंग। सो आप जीपी रेटिंग के क्लासेस करते हैं जो कि 6 महीने के होते हैं। ओके, ये जो 6 मंथ्स कोर्स है, यस, ये जीपी एज अ रेटिंग नॉन ऑफिसर अगर आप जहाज पे आना चाहते हैं तो आप जीपी रेटिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। और जीपी रेटिंग कोर्स में आप जहाज पे जब जाते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, तो यू फर्स्ट ज्वाइन योर शिप एज अ ट्रेनिंग ओएस एंड देन यू बिकम ओएस। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी सीमैन। ओके, and then you go through a very some certification through DG shipping, and then you become able-bodied seaman, and ultimately one day you become bosun. ओके, Bosun is the in charge. He is the head of the non-officer ranks on board a ship. ऑलराइट। ऑफिसर कोर्सेज और जो आपने बताया नॉन ऑफिसर कोर्सेज, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे पहचाने? डिफरेंस बहुत क्लियर है। अगर आपको जहाज पे ऑफिसर की नौकरी करनी है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए हायर सेकेंडरी में। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है देन यू कैन नॉट बिकम एन ऑफिसर और इंजीनियर ऑन बोर्ड अ शिप। यू मस्ट हैव अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड यू मस्ट हैव एटलीस्ट 60% in total in PCM, which is physics, chemistry and maths in your +2. ओके, और आपकी जो आयु है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं देन आपके लिए जीपी रेटिंग का ऑप्शन है। ओके, तो ट्रेनिंग्स अगर आप एज एन इंजीनियर जाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोर्सेज। यू आर इंजीनियरिंग, यू आर बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग 4 years. And if you want to join a ship as a cadet, so there are 2 ways. Either you go for a diploma training or you go for a bachelor training. So उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है एज अ कैडेट। ऑलराइट, So either you do diploma in nautical science or you do a bachelor in nautical science. मैंने bachelor in nautical science किया हुआ है। कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? 60% मार्क्स चाहिए होता है। सिर्फ 60%? Yes, and in English you should have at least 50%. ऑलराइट, So see, these are the minimum criteria. It doesn't mean you get 61 and then you'll be selected. It all depends how you're going to perform in your interviews. आपको इंटरव्यू अच्छे से देने हैं, आपको अच्छे से सिलेक्शन होना है, and then only you get a ship. स्पोकन इंग्लिश एक क्रूशियल रोल प्ले करती है? Definitely, you have to, because on board a ship anywhere in the world, the official language on board a ship anywhere in the world is English. So you have to be good in English. Okay, because if you are not good in English and you are in international water, you cannot survive. You can how can you communicate with the shore authorities if you are not very much fluent in English? So you should have a good English knowledge. You should be at least you should be able to communicate in English. For officers, yes, it is absolutely required. For non-officers, as long as they are sailing with the Indian crew. अगर जहाज पे आप नॉन ऑफिसर हैं, अगर आपके सारे क्रू इंडियंस हैं, आपके ऑफिसर्स इंडियंस हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है आपका काम चल सकता है। बट टुमारो इफ यू लैंड ऑन अ शिप वेर यू आर द ओनली इंडियन क्रू ऑन बोर्ड एंड यू आर सराउंडेड बाई German officers, Ukrainian officers, Russians, Chinese, Filipinos, then how you going to communicate with them? So communication break नहीं होना चाहिए। कम भाषा में ज़्यादा चीज़ों को समझाने का एक सरल तरीका है इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के लिए, सो इंग्लिश मैं नहीं कहूँगा कि आप जरूर सीखें, बट अदर देन इंग्लिश यू मस्ट ग्रूम योर सेल्फ फॉर द इंटरनेशनल वाटर। इट इज़ नॉट लाइक इंडियन वाटर, और इट इज़ लाइक टुमारो यू आर इन यूरोप, डे आफ्टर टुमारो यू आर मे बी इन समवेयर एल्स। सो आप पूरा पृथ्वी का चक्कर काटते हो। In your entire tenure, you come across with plenty people, plenty country, plenty nationalities, plenty culture. So you know, आपको वहाँ पर you should know आपको वहाँ पर अडॉप्ट कैसे होना है। शिप्स पे इतने सारे अलग अलग कंट्री के लोग रहते हैं। हाँ, झगड़े होते हैं? झगड़े देर इज़ नो स्पेस फॉर पॉलिटिक्स ऑन बोर्ड। हाँ, कुछ अगर पर्सनल ग्रीवांसेस हैं लोगों के बीच में तो झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े होते हैं। बट मैंने भी झगड़े देखे हैं, बट
उस लेवल पे नहीं देखें. Okay. And if you are a captain of a ship, or if you are a chief officer, or if you are a chief engineer, you are second engineer, so you should know how to get rid of the झगड़ा on board. Because जब आप competency एग्जाम के लिए जाते हैं, अगर आप चीफ ऑफिसर हैं तो सारे डेक क्रू के आप इंचार्ज हैं. तो आप जब अपने लाइसेंस के लिए जाते हैं तो सर्वेयर आपसे एक क्वेश्चन जरूर करता है कि जहाज पे 2 बंदे झगड़ रहे हैं, क्या करोगे, व्हाट विल बी योर एक्शन. सो इसका आंसर वो सुनना चाहता है. सो यू हैव टू गिव अ वेरी पॉजिटिव आंसर. वो ये सुनना चाहता है कि आप झगड़े को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में बंद कैसे करा सकते हो. एंड झगड़े होते हैं तो उसका प्रोसीजर है. देयर इज अ प्रोसीजर ऑन बोर्ड. उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. देयर इज अ कंप्लेंट प्रोसीजर ऑन बोर्ड. सो आपको कंप्लेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. क्या पावर्स होती हैं कैप्टन की मर्चेंट नेवी में? Power is unlimited. Okay. As a captain of a ship, you are in charge, you are in command of a huge property. 1500-1600 करोड़ का जहाज है. उसमें 2000 करोड़, 3000 करोड़, 1500 करोड़ का कार्गो है. And the owner has given you the command. The ship owner has given you the command. He has given you the authority. So you are the authority on board. So you are the person who is going to look after this 4000 crores during your tenure on board. आपको इसको देखना है. So ये this is your authority. And of course international regulations के हिसाब से you have overriding authorities also. Okay. Where owners force you to do something, you have under legal regulations. आपके पास overriding authority है. Because you are the person who is present on sea. If I am a captain of a ship, the ship is in mid-ocean, I know what are the circumstances around me and what is the best solution I can find out to get rid of the circumstances. Not the person who is sitting in the office, in the German office and telling me what to do. So as a captain, you must listen to him, but again the authority with you. You do what you think best solution for the prevailing circumstances. आपको वो करना पड़ता है. That is why you are in the command of the ship. Yes. एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन बहुत स्पार्क कर रहा था मेरे दिमाग में. वेजिटेरियन सर्वाइव कर पाते हैं? As long as you are selling with the Indian complement, yes. आप अगर जहाज पे सेल कर रहे हो जहाँ पर कैप्टन इज इंडियन, the cooks are Indian, of course food is not a problem. Okay. But if you are selling with the mixed crew, suppose your captain is Filipino, your chief officer is Greco, your cooks are let's say some other nationality. So आपके लिए खाना बनाया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप के लिए वेज नहीं बनाया जाएगा. But again out at sea, it is the survival of the fittest. Exactly. So आपको बहुत सारे लोग हैं जो वेज खाते हैं, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम. उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो डेफिनेटली नॉट. बाहर के देशों में कैसे मिलता है वेज? वेज बाहर के देशों में हम नहीं खाते हैं. आप जहाज पे रहते हो, सो जहाज इज योर होम. यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, यू बोर्ड अ शिप, सो नाउ यू आर गोइंग टू स्टे ऑन द शिप. आप जहाज पे रहने वाले हो ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑन बोर्ड. सो जहाज पे खाना हम खरीदते हैं. Okay. जहाज कैप्टन जो होता है शिप का, ही ऑर्डर्स द फूड फॉर द क्रू, प्रोविजंस, ड्राई प्रोविजंस, फ्रेश प्रोविजंस, सब ऑर्डर होता है. एंड यू गिव योर प्रेफरेंस टू द कुक एंड ही विल प्रिपेयर. एंड आज की तारीख में MLC विच इज कॉल्ड मैरीटाइम लेबर कंप्लायंस, इंटरनेशनल रेगुलेशन है. इसके हिसाब से एक मास्टर ऑफ अ शिप विच इज अ कैप्टन, ही मस्ट सेट अ मेन्यू, weekly menu for the crew. Okay. So it is the requirement. Any ship which doesn't have a fixed menu, it's a deficiency. So जैसे आप कार चलाते हो तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ दिया ना, तो वैसे ही हमें भी पकड़ा जाता है. Okay. So आप जिस पोर्ट पे गए तो PSC जो ऑफिसर्स होते हैं, पोर्ट स्टेट कंट्रोल ऑफिसर्स, they will come and they will definitely look for all these things, crew welfare on board. Okay. Even आपका टैप का पानी स्लो आ रहा है, it's not a detainable deficiency, let me correct. But again it's a deficiency. So any discomfort to the crew is a offense. Okay. And you have to pay for it. So this crew welfare is and safety of the ship. See, when you are on ship, और आपके जहाज को खतरा है, तो खतरा आपके जहाज को भी हो सकता है. हाँ. जहाज को, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको भी खतरा हो सकता है, और आपका प्रॉपर्टी को भी खतरा हो सकता है. शिप इज अ प्रॉपर्टी. सो देयर आर, कभी भी वैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व जिसको खतरा हो सकता है. क्रू ऑफ द शिप इटसेल्फ, व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर,
and the environment. So priority is to save the crew first. Okay. Lives, life saving the life, the crew safety is paramount. And then comes the environment, and then comes the ship. So सबसे पहले आपके अपने बंदों को बचाना है, उसके बाद आपको environment को बचाना है, and then the ship. ओके एक मर्चेंट नेवी कैप्टन कितना कमा सकता है? ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट देखो कमाना इट डिपेंड्स कि आप कौन से शिप पे सेल करते हो. ऑलराइट. इफ यू आर अ क्रूज शिप, captain of a cruise ship, it is different. If you are a captain of a gas carrier, it is different. If it is you are a captain of a oil tanker, it is different. And then if you are captain of a dry fleet, it is different. So gas carrier का जो captain होता है, they are the highly paid. Okay. Their wages starts in USD. It starts somewhere about 18,000 US dollar. 16. Indian currency will be about close to 16 lakhs. 17 lakhs a month. Per month? Yes, and these are tax-free incomes. You don't have to pay any tax on this income. Alright. And then comes the tanker guys. The tanker. Why tax exemption क्यों? Because you are NRE, you are non-residential external. Okay. You are non-residential external and आप जो भी पैसा कमाते हो और जिसके लिए कमाते हो, for the services, it is for the services which you have rendered outside of your Indian territory. तो आप इंडिया में सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हो विच आर एनआरई अकाउंट. सो यू आर नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल. बट इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of अप्रैल टू 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर 31st मार्च, इसमें आपको 183 to 184 डेज बाहर रहना पड़ता है. सो इफ यू हैव नॉट मेंटेन्ड दिस पीरियड देन यू हैव टू पे द टैक्सेस. So you have to plan your selling in such a way so that in one financial year you must end up completing 183 days outside of Indian territory. So that you enjoy the tax-free benefits in your in your country. मर्चेंट नेवी की दुनिया बाहर से काफी ज्यादा ग्लैमरस दिखती है. ऐसा क्या है जो बाहर के लोगों को नहीं दिखता बट यू एज अ कैप्टन आपने देखा है जो कि मर्चेंट नेवी में एग्जिस्ट करता है आउट ऑफ दिस ग्लैमरस वर्ल्ड? यस, देखो इसका जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्पेशली द पीपल हु आर स्टेइंग इन दोज स्टेट्स विच आर नॉट बाउंडेड बाय द सी, उनको जहाज का नॉलेज नहीं होता है. बिकॉज दे डू नॉट हैव ports, they do not have the much people who are serving in this particular industry. So एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री देखो, एयरलाइन पैसेंजर भी कैरी करता है, कार्गो भी कैरी करता है, बट कितनी बार आपको एयरपोर्ट पे कार्गो एयरक्राफ्ट दिखता है? वेरी फ्यू. आप एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ पर 10 एयरक्राफ्ट खड़े हैं, उसमें यू मे सी 1 maybe 2. So glamour उसको बोलते हैं, where you see a pilot walking to the cockpit, you see the air hostesses walking to the aircraft. So this is called glamorous. Now when you talk about the ship, it is other way around. यहाँ पर जैसे एयरलाइंस में cargo is cargo carriage is very less, but in shipping 99% of the shipping is about cargo. 1% is about cruise ships. So cruise ships पे जो जाते हैं वो glamorous, they show you the glamorous part of it. They show onboarding the ocean of the symphony ships, Caribbean cruises and all. But it is 99% of the shipping is about cargo ships. It is not about, there are cruise ships, but 99% of the ships, they are the cargo ships. It's a rough and tough job. When I say it's a rough and tough job, means it is not like it seems to be a white collar, but you have to be on your toes to make the ship running. So ये rough and tough job है. It is not glamorous. I won't say it's glamorous because आप एक ऐसे environment में होते हो when you are exposed to harsh climate, rough weather conditions. आपके पास कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है. यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, although you are connected to your family through nowadays Starlink, of course you get 5G at the mid thanks to Elon Musk. Thanks to Elon Musk, but you are away from your family. If someone dies at your home, you are not available at the moment, and plus
the working environment which I have already mentioned, and the work hour. मेरी ड्यूटी अगर 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे, इट्स नॉट एन ऑफिशियल जॉब. 24 आवर्स यू आर ऑन द ड्यूटी. 24 आवर्स. मेरा कहने का मतलब है 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपकी ड्यूटी है वो तो आप कर ही रहे हो, बट अदर देन इमरजेंसी आ गई, देन यू हैव टू जस्ट रश आउट ऑफ योर कैबिन एंड यू हैव टू टेक द decisions. So it is definitely, it is not a glamorous. It is not a glamorous. And जो भी इसको glamorous दिखाते हैं, please अगर आपको glamour चाहिए, go to the cruise ships. Alright. क्रूज से याद आया, जब बच्चे जो भी कैडेट्स हैं वो जब शुरू शुरू में आते हैं शिप्स पे, देर आर ऑल एक्साइटेड, और ज़्यादातर मैंने उनको ही देखा है फ्लेक्स करते हुए इन चीज़ों को. रैगिंग होती है शिप पे? Absolutely not. If you are caught doing ragging, you will be behind the bars. Alright. There is a code now into the picture which is called harassment and bullying code. So harassment and bullying, under that code, you cannot harass anyone, you cannot bully. Never. It doesn't happen at all. Not even decimal 0.001%. Never. It is. You cannot talk about politics on ships. You cannot talk about religion on ships. Ragging is a very different matter. You cannot. You just cannot. You are there to work. You just work. If you do ragging anything, you are hindering the operations. You are obstructing the safe operation of the ships. Next port, you are out. Back to home. You will be kicked out from the ship. हम जनरली जब आप शिप पे हो तो वहाँ पर आप सबसे हाईएस्ट कमांडिंग ऑफिसर हो, और इस जगह पर इफ देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे आपको किसी को अरेस्ट करना पड़े या फिर किसी को रोकना पड़े, तो इस जगह पे इस सिचुएशन में क्या पावर्स होती हैं कैप्टन को, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? You mean on the land? नो, सीज पे. No, I cannot arrest anyone. In fact, I can get arrested, and there are many people who are arrested and they are still in the jails. On seas? Yes, there are many captains. There are many. It's not only Indians. बहुत लोग arrest होते हैं. So अब arrest होते हैं because like if you are a captain of a ship, or if you are chief engineer, you do some malpractices which are prohibited under international regulations. You do something which is absolutely prohibited in different countries. Of course, you will be caught. And you will be held responsible for it, and will be prosecuted under their tribunal requirements. ऐसा नहीं है कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. In fact, as a captain, believe me, you are always at the stake. One mistake committed by anyone on the ship who is held responsible, captain. Third officers make some mistake, captain. Second officer makes some mistake, captain. So it is your ship. You are the boss. So never make a mistake in international water, especially in the port limits. So अभी चाइना में काफ़ी सारे इंडियंस जेल में हैं. Smuggling, they were doing smugglings. They were doing all those things which is banned in China. So सबसे ज़्यादा खतरा, लीगल खतरा किस कंट्री के वाटर्स में होता है? United States. Okay. Yes. When the news comes to captain, when the voyage instructions, suppose you are on a ship and the voyage instructions comes, okay, captain, your next port is Norfolk, your next port is Baltimore in USA. Proceed to US. कैप्टन की फट जाती है because शिप को तैयार करना होता है अराइवल एंड डिपार्चर. जैसे आप फ्लाइट में देखते हो ना, केबिन क्रू प्लीज प्रिपेयर फॉर द लैंडिंग. So you also have to prepare your ship for the arrival. So US के लिए the preparations are like top-notch preparations you have to make. Everything should be authenticated, proper, documented. No, nothing. There should not be any document on ship which is which is invalid or expired. So the and plus their requirements. So when you're calling US ports and another one more country which is Australia. So these two are, you have to prepare your ship in the best possible way you can, so as to avoid any penalties in their waters. You have to not, suppose if I am going to a port where I am complying with the international regulations, but आप US में जाते हो तो उसके साथ साथ US के अपने local regulations इतने ज़्यादा हैं, आपको comply करना पड़ता है. बट आप अगर इंडिया आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बिकॉज आपको उसी देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वेयर देयर इज़ अ ट्रेड, वेयर देयर इज़ अ ट्रेड. सो वेयर देयर इज़ अ ट्रेड, the authorities want you to come full prepared. You cannot say no. If you say no, you are at the loss. They will not allow you to come next time. So who is in loss? Ship owner is in the loss. जहाज का जो मालिक है वो लॉस हो, उसको कार्गो नहीं मिलेगा, and the ship will be lying idle. So if he doesn't makes money, he doesn't gives you the salary. So you have to make money for him so that he can pay you back. ऐसा होता है. इंडियन क्रू की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, और क्या आज भी इंडियन क्रू रेसिज्म फेस करता है? शिपिंग इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स इंडियन ऑफिसर्स दे आर नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द शिपिंग इंडस्ट्री दे आर द मोस्ट आस्क्ड ऑफिसर्स फॉर द शिप ऑनर्स. प्रायोरिटी इंडियन ऑफिसर्स, नॉट क्रू. ओके. सो I would not say Indian crew are not good, but when you compare with the Filipinos are more productive. Okay. And when आप जब officers की बात करोगे तो Indian officers are more productive. Okay. So as a ship owner, जब वो अपने जहाज पे कम्प्लीमेंट डिसाइड करता है कि इस जहाज का कैप्टन, इस जहाज के क्रू, इस जहाज का गैली स्टाफ, डेफिनेटली 80% I can say of the ship owners, they look for Indian and Filipino combination. Indian officers, Indian engineers, and Filipino crew. So this is the perhaps which I believe it is the best combination to sail a ship. Alright. So Indian crew जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ. It is not about that, but the world, the ship owners have felt that the Filipinos are more productive. Alright. And Indian officers are more productive. Okay. शिपिंग इंडस्ट्री में आजकल के यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी सारे यंगस्टर्स शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ काफ़ी सारे लोग कोर्सेज करते हैं मर्चेंट नेवी के, बट अल्टीमेटली दे डू नॉट गेट शिप्स. और ये क्यों हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है मर्चेंट नेवी कोर्सेज के बाद? अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के पीछे पहला जो कारण है वो है योर पॉपुलेशन एंड द अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट दिस इंडस्ट्री. ओके. सो various social media platforms, they have started, there are people, there are youngsters who are showcasing their experiences and work culture on the ship. So shipping में अगर आपको आना है, if you want to come into this industry, so अगर आप as an officer आना चाहते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू आएँ. मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी शिपिंग कंपनीज है, जैसे ही आप क्लास 12 पास करते हो, सो दे कॉल यू फॉर द एग्जाम्स. यू हैव टू फिल देयर फॉर्म्स. दे कॉल यू फॉर देयर एग्जाम्स. दिस इज डायरेक्ट? यस, दिस इज डायरेक्ट. Alright. Instead of going to a college and studying and waiting for the placement, this is not the way to come to a shipping industry. Alright. So there are many people who opt to go to the colleges, complete their trainings, and then they start looking for the job, and then the agents come into picture. Alright. Because if you are not placed from your college, then what you are going to do? So how about getting a job first and then going to the college? So अगर आपको शिपिंग इंडस्ट्री में आना है एज एन इंजीनियर और एज एन ऑफिसर, you must go or you must join this industry only through sponsorship program. So there are many companies, Anglo Eastern Fleet Management, MSC, Shipping Corporation of India, and Great Eastern, and many more. They conduct their exams twice a year. So you have to fill their forms. उनका फॉर्म भरना पड़ता है आपको, and appear for their exams. You clear your written and then you are asked to appear for the interview. आप इंटरव्यू पास करते हैं, and if you are selected, then they have their own colleges or they have some tie up with their some other colleges. वहाँ पर आपको भेजा जाता है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, एंड देन उसी शिपिंग कंपनी के शिप्स पे आपको, मतलब आफ्टर गेटिंग अ जॉब कंपनी स्पॉन्सर करती है आपका कॉलेज? नॉट आफ्टर गेटिंग अ जॉब. इट इज if you get the sponsorship means you have got the job. All right. If you get the sponsorship, you got the job. Okay. आपको नौकरी पहले मिली by the shipping company. You have already been hired by them. Now they will send
to their colleges. Or if they may not have colleges, so they have some tie up with some other colleges. So आपको वहाँ भेजा जाएगा, आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, you have to pay the fees and then your journey starts. अगर आप कॉलेज में जाओगे किसी और कॉलेज में other than sponsorship, तो आप फंस जाओगे. Similarly for the GP rating, and this sponsorship program is for the officers and the engineers. And उन बंदों के बारे में मैं कहना चाहूँगा जो एज अ नॉन ऑफिसर्स आते हैं. सो अगर आपको आना है इस इंडस्ट्री में, सो आई वुड रिकमेंड 2 कॉलेजेस इन इंडिया. One is TS Rahman. It stands for Training Ship Rahman. It is in Mumbai. And you have NUSI, NUSI, NUSI Goa. It is so these are the 2 colleges जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं. इन दोनों के अलावा I would personally not recommend any college. आजकल काफी सारे कॉलेजेस अपने कोर्सेज बेच रहे हैं. फ्रॉड्स होते हैं इस इंडस्ट्री में? फ्रॉड्स तो होते हैं, फ्रॉड्स आर एवरीवेयर. बट अगर आप ये 2 कॉलेजेस में जाएंगे फॉर योर जीपी रेटिंग कोर्स, आप एज एन ऑफिसर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप एज अ क्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप जा सकते हैं इन दोनों कॉलेजेस में. बिकॉज मैंने शिप पे देखा हुआ है, जो नए लड़के आते हैं एज अ ट्रेनी ओएस, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि विच कॉलेज, वेयर हैव यू डन योर जीपी रेटिंग, और मैं 99% इसी 2 कॉलेज के नाम सुनता हूँ. So it means they have got a good placement record. All right. इतने साल के एक्सपीरियंस में कौन सा कंट्री, मतलब जब आप पोर्ट करते हो उसे क्या टर्म है उसका, जब आप कोई शिप को हार्बर पे? बर्थिंग. ओके, बर्थिंग एंड अनबर्थिंग. ऑलराइट. तो जब आप कहीं भी बर्थ करते हो तो सबसे वर्स्ट कंट्री एक्सपीरियंस कौन सा रहा? फ़िलहाल तो मैं पिछले कुछ सालों से मैं आई एम ऑन द फिक्स रूट ब्राज़ील एंड चाइना. ओके. सो आई वुड से ब्राज़ील इज़ चैलेंजिंग. ऑलराइट. Going alongside and then maintaining your position is challenging on certain berths. I cannot say on all the berths, but there are berths. There are berth number. So जैसे जेटी होती है तो वहाँ पर जो भी जेटीज़ हैं, सो कुछ देर आर सेलेक्टेड जेटीज़ जिस पे हम जाते हैं. सम ऑफ देम आर वेरी डेंजरस. ओके. सो डेंजरस एज इन? डेंजरस कि आपकी रस्सियाँ कभी भी टूट सकती है. ओके. आप कभी भी बाहर निकल सकते हो इफ़ यू डोंट कीप अ गुड लुक on your mooring ropes. So getting alongside is one challenge, and then maintaining position till you finish your operation is another challenge. So उस हिसाब से हमारे क्रू रहते हैं जो कि mooring stations पे deployed रहते हैं, and वो रस्सियों को जो भी mooring ropes हैं they keep on attending very frequently so that no incident or no accident happens. आप कभी पाकिस्तान गए हो? बहुत पहले when I was cadet तब गया हूँ एक बार. और कौन नहीं जाता है. द शिप इज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. Okay. एंड इफ यू गेट योर शिपमेंट फॉर पाकिस्तान, व्हाई नॉट. सो आई हैड बीन टू कराची पोर्ट. आई हैड लोडेड राइस फ्रॉम कोसीचेंग, and our discharge port was Karachi. So you loaded in Bangkok and then you landed in Karachi for discharging. Okay. So as an Indian national, you are not allowed to disembark from the ship जब तक आपका charge disembark मतलब come down from the ship. All right. Come on the jetty. Just go around the jetty. So only the chief officer is permitted, and that too with the armed securities. So he has to tell them the time. He has to give him notice in advance so that the security guards can come, and then they will he'll be escorted. Security guards as in police officers from Pakistan? Yeah, just like we have CISF in our ports and airports. Similarly, they also have some police forces. So this is one of the problem calling Karachi port. 12 साल में you might have traveled all around the world. Yes. Okay. और आपने सारे oceans cross किए होंगे. Yes. सबसे deadliest oceans कौन से थे? Always North Atlantic. North Atlantic is considered as one of the most furious because of temperature and the storms. The storms. The most of the storms it happens in North Atlantic. Okay. The sea in North Atlantic always remains very, very tough, very, very rough all the time. So when you are coming from Europe, you are bound for Canada or US. So you are taking the
your passage through North Atlantic Ocean, and North Atlantic Ocean is going to treat you very badly. You know, huge waves, then inclement weather conditions. Sometime if it is in winter, again the temperature is going to be in minus. So that is one of the worst I can say. Yeah. स्टॉर्म्स में क्या हालत होती है? Storms are very frequent. I would say it is very frequent, especially in the Indian Ocean. Indian Ocean and Japanese coasts and Philippines coast. Storms are, but आपको उसके informations you get prognosis reports well in advance, so you can trace the storm. You can trace the path of the storm, and as a captain, you have to decide what is the best suitable route. You have to amend your route if the storm is likely to cross your path. It is likely, if you are likely to encounter the storm on your passage, then you have to amend your passage. So this is the responsibility is of course again with the captain. Okay. So his one mistake in decision making can lead to life-threatening situations at sea. वेल्स देखिए कभी आपने? वेरी कॉमन, Very common? काफ़ी कॉमन है वेल्स, बट स्पेशली जब आप यूएस के पोर्ट्स कॉल करते हो, सो आपको वार्निंग्स आती है. दे गिव यू द वार्निंग्स with a graph and with a map. The map will give you the locations of the whales. All right. And if you are passing through those waters, you have to keep clear of the whales. So US water में they are very much they are very much In population. Yeah, they are concerned about safeguarding the interest of the marine this marine environment. So they are, you cannot run over a whale. So they give you the tentative positions, the areas where the most of the whales are found. So you have to keep clear of them. Okay. Yes. पायरेट से सामना हुआ है? Piracy is a menace at sea. There was a time when the ships were being hijacked every now and then. काफ़ी सारे hijackings होती थी. Even जब मैं कैडेट था, आपको अभी बताया मैंने कि that I was calling the port of Karachi. After Karachi, our next destination was Sohar. Sohar is in Oman. Okay. So Oman was our next destination, and the trouble started after departure Karachi. We dropped the pilot outbound. We were outbound ship. We departed the port and we were bound for the Karachi, Oman. Okay. And then your real trouble started. It was morning. I was a cadet on board. I was in chief officer's watch. I was learning the navigation. As a cadet, of course, you learn a little bit of navigation so that in next show you're going to navigate the vessel. And then we were approached. We were traced and by the pirate ships, by the pirate skips. So pirates की क्या होती है ना, mother boat होती है. It's a big boat, and this big boat has multiple small boats. अच्छा. And this big boat has a lot of reserve fuel, has a lot of reserve food. Can you imagine where is Somalia? Somalia is the country which is the most piracy the hubs happens. You of must have piracy. seen the movie called Captain Phillips. Yes. Captain Phillips joined the ship Musk Alabama. Okay. He joined the vessel and he was attacked. So there is a movie called Captain Phillips. It's a very they have shown actual how it happens at sea. It is But- based on Somalian. Yes, how the Somalian pilots boarded and what they did after they came on board. You watch the movie Captain Phillips. It gives you everything, and the full shooting of the movie they have done on the same ship, Musk Alabama. Okay. So it's a very lively movie. You must watch it. So piracy होती है, and sometimes they approach you. So बड़ी mother boat वो खड़ा करते हैं, and then they launch small ships, and then they are after you. So you have to again, as a captain, Okay. you have to do some evasive maneuvering. You have to increase your speed. You have to do whatever you can. और जहाज में एक जगह होता है which is called citadel. Citadel is a place where everyone should hide in case the pirates comes on board. So पहले तो in case of piracy area, the first target is not allowing them to come on board. Once they come on board, they're going to make your life hell. I know few of my friends, they were under captive for about a year. They were kept hostage for On about seas? Yes.
And these pirates, they are always, they are always drugged. They are always drunk. And they will kick you, they will cut your fingers, they will do every possible thing which they can for their amusement. Okay. It is for their amusement. They are heavily dosed, and then they will, they will randomly take a blade and they will just cut your hands 1 or 2 places, and they will allow you to bleed, and they will just laugh. So it's a very, very unfortunate situations if you are caught at sea by the pirates. So avoid not to be caught by the pirates. जनरली पायरेट्स को चाहिए क्या होता है? पैसे चाहिए होते हैं. Okay. जहाज पे कैश होता है, and sometimes cargo. If you are carrying some expensive cargo, they need it. So nowadays it has stopped. It has stopped drastically. It has stopped. क्योंकि अब कम्युनिकेशन ज़्यादा है. कम्युनिकेशंस है, आर्म गार्ड्स रहते हैं शिप पे. Alright. हाँ, आप आर्म गार्ड्स ले सकते हो. यू हैव टू पे. और ये यूनाइटेड स्टेट्स के होते हैं. ओके. ये 4 गार्ड्स आते हैं विद द स्नाइपर गन्स एंड एवरीथिंग. Okay. सो दे विल escort you till you enter the Suez. Or if you are basically, if you are calling for a Suez Canal transit, you want to go to Europe, and you don't want to go south of South Africa, so that is the shortcut way to go to Europe. So it happens, but nowadays it has drastically reduced. सबसे बड़ा पायरेट इंसिडेंट या पायरेट मैसेकर कौन सा रहा है आज तक? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, बट जितना मुझे याद है, मेरी कंपनी में दे वेर केप्ट होस्टेज फॉर मेनी डेज. और बाकी छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट आई डू नॉट हैव मच डिटेल because I'm not very much frequent into those areas. Those are called HRA, high risk areas. So मैं जिस टाइप के शिप पे हूँ, उसका रूट वो नहीं है. Okay. So I'm not very much familiar with the present scenarios, what is happening in the Suez. Especially the tanker ships, which are calling Middle East. For oil trade वहीं है. सो उन शिप्स को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज वो वहाँ पे अभी भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ शिप्स आर टैंकर शिप्स पे अटैक करते हैं पायरेट्स? ऑफ कोर्स यस. स्पेशली व्हेन यू आर इन लोडेड. जब आपकी शिप लोडेड होती है तो आपका फ्री बोर्ड बहुत कम हो जाता है. फ्री बोर्ड इज द हाइट फ्रॉम द वाटर टू द डेक, बिकॉज आप सबमर्ज हो जाते हो एंड ईजी फॉर देम टू कम ऑन बोर्ड. जब आप बलास्ट में रहते हो, व्हेन यू नो कार्गो ऑन बोर्ड, सो उसमें आपका फ्री बोर्ड काफ़ी हाई होता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्पीड, प्लस स्पीड भी आपकी ज़्यादा होती है. सो ऑफ कोर्स टैंकर शिप्स आर देयर फर्स्ट टारगेट्स. शिप पे क्रू कितना होता है, मतलब कैपेसिटी एक शिप पे? डिपेंड्स कि किस टाइप का शिप है, एंड डिपेंड्स ऑनर कितने क्रू को सैलरी दे सकता है. सो आई एम ब्लेस्ड इन माई on my ships. We have sufficient. We have 25% of complement, but nowadays most of the ships are restricted to 19 or 20. What is the male to female ratio? It's a male dominated world. All right. But last previous 7-8 years I have seen plenty Indian seafarers, they have started coming. There are plenty Indian captain also, lady captains, lady engineers. All yes, right. They have really started coming now. So they are coming. So it is going to be no more male dominated world. Of course, a rough and tough job, and on a deck, out of this, after I remove this uniform, I have to wear a boiler suit, and your real work starts in boiler suit. Your real work doesn't start in this uniform. What is a boiler suit? Boiler suit is just like a coverall dress. You must have seen it's a coverall. It's another dress like from top. Have you seen the fighter pilots how what they wear? That is called the boiler suit. Okay. So like workshop, how you see the guys in the workshop, they wear a dress just like a you have a. Got it. It's a simple. It's a one piece of. So उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा व्हाट इज द ग्लैमर एंड व्हाट इज द ग्लैमर. राइट. हमने बाहर से सिर्फ ये यूनिफॉर्म देखी होती है. दिस यूनिफॉर्म इज ओनली व्हेन यू आर नेविगेटिंग नॉट एट सी विद द पायलट. ओके. I don't have to wear uniform out at sea, because out at sea who is going to see me? But if I'm coming to China
if I'm coming to Brazil, if I'm coming to Singapore, and if I'm about to receive the shore authorities, shore pilot, immigration, customs. So with the uniform, they should make out who is the captain, who is the chief officer. With the boiler suit, they cannot make out. So it is just how you're going to present yourself when you are at the port. एज अ फर्स्ट रैंक कैप्टन क्या क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ी आपको या फिर क्या स्टडीज करनी पड़ती हैं आपको? कैप्टन पहली बात तो एक दिन में नहीं आप बनते हो. इट इज़ जस्ट अज्यूम इट लाइक अ टनल. एक टनल है, टनल के एक छोर से आप एज अ कैडेट एंटर करते हो, एंड देन फाइनली व्हेन यू कम आउट एज अ कैप्टन. सो इनिशियल क्वालिफिकेशंस मैंने पहले ही बता दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए होता है. आफ्टर दैट आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. जैसे पायलट्स, एविएशन पायलट्स के लिए CPL होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस. हमारा COC होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी. सो जब आप ट्रेनिंग एज अ डेक कैडेट, जब शिप पे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हो, तो आप अपना पहला कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए जाते हो. उसको बोलते हैं सेकेंड मेट्स एग्ज़ाम. तो जब आप सेकेंड मेट के एग्ज़ाम्स देते हो, आई बिलीव देयर आर 10 नंबर ऑफ रिटन्स एंड यू हैव टू पास ऑल रिटन्स फॉलोड बाई 3 or 4 interviews, which are called oral examinations. नहीं, आई वांटेड टू आस्क कि ये जो फेज है कैडेट से कैप्टन बनने तक का, इसमें एक इंसान क्या क्या सीखता है, क्या क्वालिफिकेशंस गैदर करता है, क्या स्टडीज करनी I can पड़ती हैं? say like I'm giving a very clear answer on this. Suppose I'm a captain of a ship. What I know, I know physics, chemistry, maths because I have learned, and उस चीज़ को मैंने जहाज पे इम्प्लीमेंट किया है इन कैलकुलेशंस एंड एनीथिंग एल्स. अदर देन आप अपने जहाज को के लिए स्टॉर्म का कैलकुलेशंस करते हो, वेदर कंडीशंस को एब्जॉर्ब करते हो, उस हिसाब से उसको मॉनिटर करते हो, उस पर डिसीजन लेते हो. यू नो हाउ द इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी when you're going to different type of clouds, you know, different stars, you know, different weather conditions, winds, everything, you know. So you become I won't say you are a full-fledged meteorologist, but you have a good idea of meteorology. Okay. You have a good idea of oceanography. Okay. And you have a good idea of the law. Law, when I talk about law, it is means international laws, जो कि आपको चाहिए. प्लस अदर देन दैट जहाज पे हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर नहीं होता है. सो कहने की बात है, बीच समुंदर में अगर कोई बीमार पड़ता है, इफ समथिंग वेरी सीरियस, एंड हु इज गोइंग टू ट्रीट इन द हॉस्पिटल? यू हैव अ हॉस्पिटल बट यू डोंट हैव अ डॉक्टर. सो कैप्टन इज द डॉक्टर ऑन बोर्ड. सो हमें ट्रेनिंग्स लेना पड़ता है, मेडिकल्स के ट्रेनिंग, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है एवरी 5 years. सो कैप्टन इज नॉट अ डॉक्टर, बट एटलीस्ट फॉर द बेसिक फर्स्ट एड दैट वी हैव लर्नड, and we can administer the basic first aid. Anything serious, we have to divert the ship to the nearest port so that we can get him off. और आप ऑनलाइन टेलीमेडिकल असिस्टेंस भी ले सकते हो. सो मेडिसिन की भी आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है. प्लस यू आर कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गोज, सो उसकी भी नॉलेज हो जाती है. एंड प्लस दुनियादारी सीख लेते हो. आप इतने देशों में जाते हो, इतने देशों की अथॉरिटीज से मिलते हो. सो यू नो हाउ द अथॉरिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज दे रिएक्ट, दे बिहेव, सो व्हाट इज देयर माइंड सेट. सो आप एज अ कैप्टन, सो यू आर वेरी मच इन टू. प्लस देर आर सम कैप्टन्स आई हैव सीन, दे आर इंटरेस्टेड इन वेल्डिंग जॉब्स ऑल्सो. वेल्डिंग जॉब्स? यस, शिप पे इतने वेल्डिंग्स होते हैं, फैब्रिकेशंस होते हैं. सो दे टेक इंटरेस्ट, दे टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग. इतने सारी पेंटिंग्स होती हैं, विच इज़ द बेसिक रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द शिप. तो रूटीन मेंटेनेंस में आप इंटरेस्ट लेते हो. सो यू लर्न अबाउट पेंटिंग्स ऑल्सो. यू लर्न अबाउट पेंटिंग मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ स्केच. इट इज़ अबाउट पेंटिंग द शिप, एंड देन वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, ये सब सारी चीज़ें होती रहती है. सो इफ़ यू आर अ कैप्टन, यू आर ऑफिसर, इफ़ यू कैन टेक इंटरेस्ट, यू कैन लर्न दैट ऑल्सो. आफ्टर सेलिंग फॉर दिस लॉन्ग at the ocean, what lessons has the ocean given you in life? Well, the ocean and the shipping career in these 12 years, they have really shaped me in such a way. They have made you confident, they have made you bold, and of course they have made you well settled. They have made you disciplined, because at all ranks discipline matters. They will, and the best part is your commanding skills. It is not about commanding a ship. नेतृत्व कैसा करते हो आप? How you going to
command your ship, how you're going to command people. क्योंकि लोग क्या है ना, जहाज पे जो क्रू होते हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो जब आपको देखते हैं, सो they are assured that if my captain is good, the ship is going to be safe. So इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी इन इंटरनेशनल वाटर, आज किसी और देश में, दूसरे दिन किसी और देश में, एंड यू आर जस्ट मूविंग अराउंड दैट पीस ऑफ मेटल वर्ल्ड वाइड. सो यस, द डिसिप्लिन एंड द कमांडिंग स्किल्स एंड द कॉन्फिडेंट, these are the three things which you get in abundance when you become the captain of a ship. So ये तीनों चीज़ ज़िंदगी में काफ़ी ज़रूरी होती है. So and this start when you are at the age of 21. 21 साल की उम्र में जब आप थर्ड ऑफिसर होते हो, और यही 4,500 करोड़ का जो मैंने बताया, तो आप जब 21 साल में जब पहली बार, मैं आई वॉज थर्ड ऑफिसर, आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड. सो 21 साल में आप जब पहली बार जहाज को अलोन नेविगेट करते हो विथ नो वन अराउंड यू, नो वन मीन्स जस्ट नो वन. सो 8 घंटे यू आर द इंचार्ज फॉर द सेफ्टी ऑफ द शिप. 8 घंटे यू आर इंचार्ज फॉर द सेफ्टी ऑफ द कार्गो यू आर कैरिंग, और 8 घंटे आप इंचार्ज हो. ये जो 24-25 लोग हैं वो आपके भरोसे सो रहे हैं, बिकॉज थर्ड ऑफिसर is navigating and he will do a good navigation. Third officer, second officer, they are youngsters. They are 24, 25, 27, 28 years old. So 28 साल के, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में आप एक इतने बड़े शिप को आप खुद नेविगेट कर रहे हो alone. It is just like you are driving a car all by yourself, and the guys who are sitting on the back seat, they are all at your mercy. So ये एक बड़ी चीज़ है, और ये फर्स्ट डे से आ जाता है. सो इट डजंट स्टार्ट वन डे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे. सो अगर आपको अपने से यंगस्टर्स को कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, क्या होगी वो? ये एडवाइस उन एस्पिरेंट्स के लिए है हु वांट्स टू जॉइन शिपिंग. और एडवाइस यही है कि इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू कम आउट एट सी, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक. All right. There is absolutely no looking back. Just prepare for everything. Because आपको दुनिया का मोह माया त्याग दो. Because समुंदर में आपकी फैमिली नहीं रहने वाली, आपके बीवी, आपके बच्चे नहीं रहने वाले, not even your parents. और घर पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, then you will not be able to go to home immediately when I say. So मैंने काफ़ी इंस्टेंसेस देखे हैं जहाज पे, मम्मी मर गई, पापा का डेथ हो गया, भाई गुजर गया, एंड द गाइज आर क्राइंग लाइक एनीथिंग. नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसोल देम टिल you take the ship to the nearest port of call and get them off. Correct. So mentally you have to be very 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 strong. आप उसके लिए तैयार हो जाए, and if you are join it. It's a very different world altogether. It's a gentleman's traditions at sea. You become a gentleman out at sea, or but then there is no looking back. You join with the full passion, with a full confidence, and rest everything follows. Any life-threatening incidents on the sea? Well, life-threatening incident with me, it has not happened. Okay. But I have seen on other ship. All right. It was in 2017 when I was a second officer on a ship, and I had departed from Port Hedland in Australia, and I was bound for China, and it was in 2017, and I was on the eastern side of the Philippines, and the weather was very 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 rough because of a typhoon in nearby, and we were experiencing gale force wind. And it was 12 in the morning, in the noon, and when I came for my navigation watch, I saw a ship on my radar. The name of the ship was Emerald Star. So I just called the ship on the VHF. Okay. They replied me. I talked to them, and the next day afternoon when I again come on the watch, I was receiving the distress alerts
Plenty distress alerts. Okay. Then I checked, it was from the Emerald Star, sinking. Sinking. Yeah, the ship was sinking. I talked to the ship a day before, and they were about 50 nautical miles astern of me, and they were sinking. And they sank. The third officer who was on the ship, he was my friend, and he died. Everyone died. Everyone died on the Emerald Star, except I remember second engineer and one, I think cook. One cook survived. Captain couldn't come out from his cabin. Okay. Before he could come out of his cabin, he went down with the ship. जहाज के साथ ही वो चले गए. जहाज पानी के अंदर. कितना समय लगता है जहाज को डूबने में? Sometime in a fraction of seconds. In a fraction of seconds? Yes. Sometime if you are cracked, very less time for you to react. Okay. और ताजुब की बात यह है कि वो जो जहाज डूबा, उस जहाज में 2011 और 12 में आई वॉज अ कैडेट. आई हैव कंप्लीटेड माई फुल कैडेटशिप ऑन दैट शिप. एंड उस जहाज पे मेरे मम्मी पापा भी ऑन बोर्ड थे व्हेन आई वॉज अ कैडेट. Okay. So it was very difficult to see a ship which is sinking just behind me, where I had completed my cadetship, where I had taken my parents on board. So it was very difficult to, but we couldn't help. We were very far. There were some ships nearby. I remember one ship, MB Samarinda. They approached to the vessel, but they could found very, 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 very few crew because the weather was tough, very rough weather. And once you are in the water in the rough weather, if the waves are very high, strong winds, very difficult to locate you in the sea, because only your head is up, your body is submerged. But somehow they managed to locate 2 survivors, and they took them on board, they rescued them, but rest everyone died. Alright. सबसे ज़्यादा shipwrecks कौन से ocean में होते हैं? Shipwrecks are everywhere. Shipwrecks are everywhere. बहुत common है? Yes, yes. Now once you sink, you become a wreck. But shipwreck shallow waters में होता है. Open ocean में shipwreck नहीं होता है. Because अगर आप 25 मीटर 30 मीटर पानी में अगर आपकी जहाज डूबती है, देन यू बिकम अ शिपरेक. लेकिन आप रेक, यू आर सबमर्ज्ड रेक, आप डूब गए, सो वहाँ पर वार्निंग्स रहती है, यू डू नॉट गो ओवर इट, यू अवॉइड इट बिकॉज यू विल हिट दैट. बट अब अगर आप 200 300 500 1000 मीटर पानी में अगर आप डूबते हो, आपका जहाज डूबता है, देन यू गो टू द सी बेड, आप नीचे बैठ जाते हो, सो यू हैव सफिशिएंट क्लियरेंस, सो देन यू डोंट बिकम अ शिपरेक. Okay. हाँ, तो ये शिपरेक्स हैं. एंड एज अ ड्यूटी ऑफिसर, एज अ कैप्टन ऑफ अ शिप, it is very, very, very important to plan your passage in such a way, plan your navigational routes in such a way so that you don't run over any shipwreck or not even on any underlying dangers. So you have to keep clear of everything. You get basically all these things in the congested waters. क्या डिफरेंस है एक हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन के हिट करने में? फर्स्ट तो डिफरेंस है हाउ दे फॉर्म. ओके. हाउ दे स्टॉर्म फॉर्म्स. सो इस पे it's a huge topic to cover, how the storm forms. Alright. But in one line, it is the when your atmospheric pressure falls. शिप पे कैसा फील होता है आपको? मतलब क्या डिफरेंस है साइक्लोन अगर आपके सामने है या फिर हरिकेन आपके सामने है? क्योंकि कुछ स्टॉर्म्स होते हैं जो अपने तरफ खींचते हैं, कुछ स्टॉर्म्स होते हैं जो आपको अपने से दूर धकेलते हैं या फिर आपके शिप को डैमेज. ऐसे नहीं होता है. स्टॉर्म जब फॉर्म होता है तो इनिशियल स्टेज में इट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन. अच्छा. सो उसका एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. As the pressure reduces, it becomes severe and more severe. Okay. So a storm जब तूफान पैदा होता है तो you cannot call it is a typhoon or hurricane or a tsunami. Okay. It has to form as a depression first, a low, and then as the barometric pressure falls, then it takes the shape of a storm. If it further falls, again it becomes more severe and becomes typhoon, then severe typhoon. And then hurricane, cyclone, tsunami. So it is, you have to, as a captain, you have to monitor two things: your barometric readings. If
the pressure continues to fall, it means it is going to be more severe. And the most important, which I told you, you have to trace the storm location. But at any given time, if I as a captain tell you, it's a thumb rule, stay more than 300 nautical miles away from the storm center. Okay. When I say 300 nautical miles, it is close to 600 kilometers. All right. So आपको उससे दूर रहना है. And of course there are calculations, there are actions to avoid a storm, tropical storms. So that's a very huge topic to cover. आपने बताया नॉर्थ अटलांटिक ओशन बहुत ज़्यादा रफ है. आज तक सबसे ऊंची वेव्स, सबसे हाईएस्ट वेव्स क्या रिकॉर्ड किए हैं आपने, और हाईएस्ट वेव्स में कैसा फील होता है शिप पर? हाईएस्ट वेव में डिपेंड करता है. हाईएस्ट वेव विच ऑफ कोर्स 6 to 7 और समटाइम 8 meters आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड. Okay. 8 meters is how much for just ताकि 8 meters is the height is taken. जब आप वेव देखते हो ऐसे फॉर्म होता है. इट्स अ साइनोसोडियल. हाँ. सो दिस इज क्रेस्ट एंड देन द ट्रफ. सो ये जो वेवलेंथ ऐसे फॉर्म होता है, इसका ये जो हाइट होता है क्रेस्ट का, दिस इज द हाइट ऑफ द वेव. सो वेव जब फॉर्म होता है समटाइम 4 meters, 5 meters, 6 meters, 8 meters, बट शिप पर कैसा फील होता है दैट डिपेंड्स कि वेव आ किधर से रही है. ओके. आ किधर से रही है. इफ इट इज परपेंडिकुलर, आपके बीम पे आ रही है, सो यू गोइंग टू रोल. इफ इट इज फ्रॉम योर अहेड, आगे से आ रही है, देन द शिप एक्सपीरियंसेस पाउंडिंग. Pounding is like and pitching also, you can say. The ship will pitch. You know, मतलब आगे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है. it will just go up and down. It's like a vertical movement. And when it rolls either side, you know, port and starboard. Port is the left side is port, right is the starboard. So when it rolls, it's a rolling. So if you have a beam swell, I mean perpendicular to your fore and aft direction of your ship, you are going to roll. But if it is from ahead, you are going to experience the pitching. कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? खतरनाक सेफ्टी ऑफ द शिप के लिए तो दोनों ही खतरनाक है. बिकॉज जो कार्गो आप कैरी कर रहे हो, अगर रोलिंग ज़्यादा होती है और कार्गो एक तरफ शिफ्ट हो गया, इन माई केस दिस क्लास ऑफ शिप आई एम सेलिंग, दे आर द आई कंसिडर देम द मोस्ट डेंजरस क्लास इन द शिपिंग इंडस्ट्री. Okay. Because the cargo which I am carrying, it is called iron ore. And when you are carrying iron ore, it has got a moisture content. And it is the one thing which I as a captain must ensure that the cargo which I have carried, the moisture content is below transportable moisture limit. Okay. If it is above transportable moisture limit, and when you experience rolling, the cargo is a iron powder. It's a very high density and heavy weight. It shifts to the one side. When it shifts to one side in one rolling, believe me, in the second rolling it doesn't comes back. So when you roll again second time, it shifts more onto that side, and you continue, you start tilting to one side, and eventually within some time you are going to sink. This is what had happened on the Emerald Star. All right. Yes, this is the main problem and main concern when you are sailing on the VLOC ships. Your cargo is very dangerous, so utmost care has to be taken. Waves ship पर आ जाती हैं? Yes, why not? Why not? उस वक्त क्रू को बाहर रहना allowed? Not allowed at all. Okay. Not allowed at all to go on the deck. जाते जाते कुछ भी एक जो आप कह के जाना चाहोगे? Okay. जाते जाते to all those aspirants who wants to come on ship, so I will just tell them to be, you know, as I've already mentioned, so be confident. If you want to come here, just be confident, believe in yourself, and definitely it's a good profession. It gives you a chance to settle very early in your life. And of course, it is adventurous. It is adventurous in the sense you get to know many things which people do not easily get a chance to go. You go to many countries. So just be hopeful, be confident, be disciplined, and just come out at sea. And when you come out at sea, there is no looking back, which I have already told you. And again,
select a right channel to come into it. Don't get into the trap of agents. Don't get trapped because there are plenty colleges. So the two colleges I have already mentioned, they are Nusi and Goa and TH Rahman. So anyone who wants to join shipping as a non-officer, of course they can go to these colleges. All right. As an officer, go for a sponsorship program and enjoy your life at sea. और बहुत कुछ जानने को मिला शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में आपसे एंड मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ जानने को मिला थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के और एक दूसरे एपिसोड में वापस मुलाकात होगी आपसे और भी कुछ नए कहानियाँ और किस्से सुनेंगे आपसे ओशियन के बारे में Yes, yes. तब तक के लिए थैंक यू सो मच Thank you so much. And let's see when we meet next time with some more experience, with some more sea stories, and then we are good to go. All right. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच